नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा जो झारखंड में कल से प्रवेश की हुई है और धनबाद में कल की रैली हुई बहुत तगड़ी, और वहाँ के बाद फिर उन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया है। और राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी सूरत में किसी से डरने वाले नहीं हैं, और वो जनता से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि जनता को भी डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, और आप स्ट्रांग होकर के खड़े रहिए। कई चीज़ें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देकर के कांग्रेस को बता दिया है कि वो 11 सीटों की तैयारी करे और वो खुद 60 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से बाकी की सीटें जो शेयर है उनका, वो अपने जो दूसरे साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत सिंह और दो एक छोटी मोटी पार्टी के नेता हैं उनको भी देने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में ये जो माहौल है बहुत अच्छा है। और वर्तमान में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो चल रहा है सब कुछ, वो भारी नुकसान पहुंचाने की तरफ है। देखिए, राहुल गांधी एक एक चीज़ को कैश कर रहे हैं अपनी यात्रा में। अभी मैं झारखंड में मीर साहब को सुन रहा था, उनका एक वीडियो मेरे सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार फिर से झारखंड में लौट आई है, इसका मतलब कोई मामूली नहीं है। उनका कहना था कि जैसे ही राज्यपाल महोदय को पता चला कि राहुल गांधी आज झारखंड में प्रवेश कर गए हैं, उन्होंने तत्काल रात में ही मांझी साहब को संकेत दे दिया और चिट्ठी दे दी कि आप कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए और समर्थन जो आपके पास है उसका बहुमत साबित कर दीजिए विधानसभा में। तो उनका ये कहना था कि राहुल की धमक तो है कहीं ना कहीं से होकर के। मैं समझता हूँ बिहार में भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है नीतीश कुमार की सरकार की, क्योंकि वहाँ खींचतान चल रही है मंत्री पद कौन सा किसको, विभाग किसको कहाँ मिलेगा। और इस बीच जो मांझी हैं उनको आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो तैयारी करें और हमें समर्थन दें, हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसा संकेत चला गया है। क्योंकि आरजेडी के कई नेता गाहे बगाहे कई चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए सुने जाते हैं कि भाई हमें क्या दिक्कत है, मांझी साहब तो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर बन जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये खेल बहुत तगड़ा चल रहा है। शायद मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो मोह पास था नीतीश कुमार के लिए, उसमें वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। और शायद जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, नीतीश कुमार की पार्टी अब ख़त्म हो गई है। मैं अजीत अंजुम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी को भी सुना मैंने। अजीत अंजुम के किसी भी सवाल का सीधा जवाब उनके पास नहीं था और वो इतने खिसियाए हुए लग रहे थे केसी त्यागी कि अजीत अंजुम को ही बुरा भला बोलने लग गए। तो अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे हो रही हैं। क्योंकि केसी त्यागी के पास भले ही वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अजीत अंजुम ने कई एक ऐसी परतें खोल दी, कुछ बयान सुनवा दिए, कुछ बातें कतरने अखबारों की रख दी कि उन्होंने ये कहा था, अब ये क्या हो गया। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा अजीत अंजुम पर यह आरोप लगाया कि आप वॉइस्ड होकर के ये सारी बातें कर रहे हैं। अब केसी त्यागी को वॉइस दिखाई देने लगा है, जबकि उनके पास सीधे कोई सवाल नहीं है। तो आज मैं
अपने फॉर्म पर हूँ और ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और उसके बाद इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बोला है उस पर अपनी टीका टिप्पणी करें। जहाँ तक मेरे को एहसास हो रहा है उसमें ये पता चला है कि एनडीए की एक कमेटी है जो सीटों की शेयरिंग की बात चल रही है, वो सभी जगह सीट शेयरिंग का काम कर रही है और जल्द ही सब जगह क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन किस पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के चलते मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी अभी भी घबराए हुए हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केजरीवाल के घर पर जो कल ड्रामा पुलिस ने किया है वो बहुत ही शानदार था, और उसमें वो पुलिस के अधिकारी जो थे केजरीवाल के पीएस से ही अपनी सारी कहानी सुनाने लगे और हम मिलना चाहते हैं, ना कोई कारण है, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या कारण है बताइए। भैया वो चीफ मिनिस्टर है, उससे कोई मिलने का कारण है तो बताइए उसको। और रही सम्मान की बात तो उसने यहाँ तक कह दिया कि हज़ारों सम्मान आते हैं, हज़ारों चिट्ठियाँ आती हैं, क्या सबको केजरीवाल थोड़े रिसीव करते हैं, उनका स्टाफ है इन सब चीज़ों के लिए, उनको दे जाइए आप जो होगा। तो खैर पुलिस जो है मात खा करके वहाँ से चली गई और गोदी मीडिया ऐसा इकट्ठा किया उन्होंने वहाँ पर, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाएंगे और फिर गोदी मीडिया खबरें चलाना शुरू कर देगा। तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं और इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखते हुए ये सारा भारतीय जनता पार्टी और उनकी बड़ी सरकार इस फिराक में है कि कैसे भी करके लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को मरोड़ा जाए और आगे उनको झुका करके अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाए। जैसे मायावती है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने ऐसा शिकंजा कस दिया है उनके ऊपर कि उन्हें आखिरकार अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करनी पड़ी है और ये उनकी मजबूरी है या जो भी है। आपको मालूम है कि मायावती का इस समय मात्र एक विधायक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में और वो भी उनके साथ नहीं है, वो मोदी जी की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी के साथ है और मायावती इस समय बिल्कुल जीरो पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत ही ऐसा समय चल रहा है कि वो हो सकता है अब अगले चुनाव में पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी और यदि कोई स्टेप नहीं लेती हैं तो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये देखिए ये मेरा, मैं वीडियो को इसको यहीं समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूँगा। अभी मैं आया था थोड़ी देर के लिए, बाहर निकला था तो मैंने सोचा आपको आज की कुछ खबरें सुनवा दूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश संबोधित कर रहे हैं पत्रकारों को, उसको सुनिए। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 22वां दिन है और राहुल जी धनबाद से आज बोकारो आ पहुंचे हैं। बोकारो में जो इस्पात शहर के नाम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सुनिए। देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं। 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, काकरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी शहर में ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बोकारो इस्पात कारखाने का पहला ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की थी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम बोकारो आए हैं। ऐतिहासिक जगह है, हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी होंगे
पर उसके पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार। पहली बात, राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है। हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे, कुछ 1-2 पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। और हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, बोकारो जैसे कारखाने न केवल आर्थिक महत्व रखते हैं, पर यह सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुरक्षित होता है। बिल्कुल। वो रोजगार खतरे में है निजीकरण के वजह से। और दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, देश भर के लोग वहां आते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है पिछले 7 दशकों में पब्लिक सेक्टर बनते गए, लोग आते गए, भारत बनता गया। और यही प्रतीक इसका बोकारो है। दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। ये पहले पिछले 5-6 सालों में नहीं देखा गया है। और इन 60 लाख टन जो आयात हुआ है, इसमें से करीब 1/3 चीन से आया है। ये हमारे इस्पात, हमारे देश में जो इस्पात बनाते हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, टाटा एक मिसाल है झारखंड में, इन पर घोर अन्याय है। एक तरफ 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। और उस क्लीन चिट के वजह से हमें इतनी परेशानी हम भुगत रहे हैं पिछले 4 सालों में। और इस हमारे सीमाओं के तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आयात जो आता है हमारा चीन से, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारे छोटे उद्योग, हमारे बड़े कारखाने को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर कहते हैं, और दूसरे तरफ चीन से सस्ता माल जो आता है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता। तो ये भी एक अन्याय है, ये हमारे उद्योगपतियों पर अन्याय है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 या 2 पूंजीपति को फायदा मिला है, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उद्योगपति पैसा बना रहे हैं, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं।
बेरोजगारी बढ़ी है 45 साल में, सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हम देख रहे हैं। और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी के कारण। तो क्योंकि हम आज बोकारो में आए हैं, मैंने सोचा इसका मैं एक विशेष जिक्र करूं। आज सुबह राहुल जी भी धनबाद में बिरसा मुंडा चौक पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और बोकारो जैसे शहरों में श्रमिक न्याय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। आज कुछ कोयला श्रमिकों से भी मिले राहुल जी, और उनकी एक ही मांग थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार है उसको बंद करें और उसको रेगुलराइज करें। तो ये भी एक अन्याय है हमारे देश के श्रमिकों में। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघों को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वेतन सुरक्षित नहीं है, पेंशन सुरक्षित नहीं है, प्रोविडेंट फंड सुरक्षित नहीं है। तो श्रमिक न्याय, मैं समझता हूं बोकारो में आकर राहुल जी ने जो अपनी आवाज उठाई है ये सारे देश में गूंज जाएगा। मैं अभी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें संसद में। 1 मिनट में सभी सवालों का जवाब दूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं जानता हूँ आपके मन में क्या सवाल है। मैंने अभी लंबी बड़ी कहानी सुनाई आपको इस बात के बारे में, मोदी जी के बारे में, उनके नियत के बारे में, पर मैं जानता हूँ आपका सवाल और किसी विषय पर होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसको उन्होंने दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका AICC की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हम AICC की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से। और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी बोकारो में आई हुई है। कन्हैया कुमार का स्वागत है। जैसा कि NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश के समकक्ष बैठ करके एकमात्र उद्देश्य है कि पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिल करके न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है। और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं
कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। कन्हैया कुमार का बड़ा ही मारक भाषण है सीधे प्रधानमंत्री पर। और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान न जाए, उनका ध्यान इस तरफ न जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब आप झारखंड में भी देख लीजिए कि, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर्विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान खदान, फैक्ट्री, खेत, एयरपोर्ट, रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा। 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को। इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले। और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोर्ट बिल की बात की गई और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि चार कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं
उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। आप सब लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस ने आपके अनुसार कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है, पीओसी की स्थापना की है, लेकिन आज कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू की भूमिका में झारखंड के गठन के 24 साल होने को है, एक बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक दिन बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं। जहां झारखंड के विधानसभा में भी हम मिलीजुली सरकार में हैं और एक दिन जरूर आएगा जब अपने ही बल और अपने ही शक्ति पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी खड़ा होगी। एक तो मोदी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप लोग वहां साथ दें, क्या इसकी कोई घटना हुई? नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जब उनकी जयंती है, वो लाठी खा करके सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश करा दिया। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था, मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है? देवघर का सवाल क्या होता है? देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, आपस में मिल करके शांति पूर्वक रह सकें। ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं। जो ये किए हैं पीछे से, उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं। जो नफरत लेके आएंगे ना, उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है। हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय। वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। यही सच है ना। इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और
जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस की विचार है और यही देश का विचार है। इसे आता हूँ। एक सवाल आपसे और एक सवाल जयराम जी से। पहला आपसे सवाल है कि अब तो भोलेनाथ का पूजा हो गया, राम मंदिर आप पूरा ये टीम कब जाएगी? एक आपसे, और देखिए हम आते हैं मिथिला से, उसका भी जोड़ देते हैं। हम पहले जवाब इसका दे देते हैं। सर का भी जब हम जाएंगे आपको पहले बता एक जवाब किसी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जब हमें जाना है हम जाएंगे। बस हो गया ना। सर का सवाल है, सर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब जब आप गृह मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बोकारो आए थे और कई एक्शन प्लान आपका बनाया, पूरा एक्शन प्लान बोकारो की फाइल में है और बगल में आपके ग्रामीण विकास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री बैठा, वो फाइल। शुक्र है कि आप याद रख रहे हैं। 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, मैंने झारखंड में हर जिले का मैंने दौरा किया। पूरा एक्शन प्लान पर कब तक काम होगा और पलामू का वो एक्शन प्लान कब तक वो फाइल पड़ी रहेगी राज्य के? देखिए वो जो प्लान बनाया गया था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होते हुए मैंने बनाया था, केंद्र सरकार की भूमिका थी। 2014 से आप ये सवाल पूछ सकते हैं, जो सारे योजनाएं बनाए गए थे, सारंडा एक्शन प्लान बनाया गया था, आपको याद होगा। सारंडा एक्शन प्लान का क्या हुआ? कोरेहाट के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया था, लातेहार के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, अलग अलग जिलों के लिए हमने एक परियोजना बनाई थी। उसका क्या हुआ? 10 साल से क्या हुआ? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं बताइए? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं? कितने बार ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं हर जिले का दौरा करने के लिए? कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कौन है? अभी तो देखिए नामे नहीं पता, अभी नाम ही नहीं पता। सब मोदी, आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री है वो, सब मोदी जी। हाँ जी। कन्हैया जी एक सवाल है, आप श्री कृष्ण बाबू का नाम लिए और बोले कि उनको मंदिरों में प्रवेश कराया गया, क्या श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि आडवाणी को भी दे दिया गया? आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिया गया है, उसके बारे में जो कुछ कहना है मैंने कल कह दिया है। नहीं, इससे सवाल है। ठीक है चलिए, अगली चलिए, और डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। ममता बनर्जी का एक बयान आया है। हाँ, कई बयान आते हैं। आज का बयान क्या है? बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेकर नहीं चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो 40 सीट भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था, 18 पार्टियां आई पटना में, इंडिया गठबंधन बना, बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जून 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी आपको मेरा वीडियो और कांग्रेस की जो बोकारो में कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में क्या ख्याल है आप ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।